नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटी न्यूज़। मैं हूं आंचल। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों की तरफ। मोबाइल टावर की जगह सीधे सैटेलाइट से चलेगा स्मार्टफोन में इंटरनेट। दूर दराज के इलाकों में 4G और 5G सर्विस के क्षेत्रों में इसरो की नई उड़ान। ब्लूबर्ड 2 सैटेलाइट के सफलतापूर्वक लॉन्च पर प्रधानमंत्री ने दी बधाई। पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के तहत माइक्रो ऑब्जर्वर्स की ट्रेनिंग शुरू। मतदाताओं की सुनवाई के लिए चुनाव आयोग की ओर से विशेष इंतजाम। बांग्लादेश में बवाल के बीच अमेरिकी सांसदों ने लिखी यूनेस्को चिट्ठी। कहा, राजनीतिक दलों की भागीदारी पर रोक लगाई तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना असंभव। जम्मू कश्मीर के डोडा, गांदरबल, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन जिले में अगले 24 घंटों में हिमस्खलन की चेतावनी। 29 दिसंबर तक कई राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का लोगो, थीम सॉन्ग और मैस्कोट लॉन्च 14 फरवरी से छत्तीसगढ़ करेगा गेम्स की मेजबानी। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। इसरो ने आज दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च कर इतिहास रच दिया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज 8:55 पर भारत का सबसे वजनदार बाहुबली रॉकेट LVM-3 M6 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। ये मिशन इसरो और अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के बीच एक कमर्शियल समझौते का हिस्सा है। इसके तहत इसरो ने LVM-3 M6 रॉकेट से ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा। ये नेक्स्ट जनरेशन का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे दुनिया भर में सीधे स्मार्टफोन तक हाई स्पीड सेल्यूलर ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाने के लिए तैयार किया गया। इसरो के चेयरमैन DV नारायणन ने कहा कि ये भारत के लॉन्च व्हीकल द्वारा उठाया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है। LVM-3 Bahubali rocket M6 launch vehicle has successfully and precisely injected the Bluebird Block 2 communication satellite in the intended orbit. This is the first dedicated commercial launch for a customer from USA, that is AST Space Mobile. Let me congratulate the New Space India Limited, the launch vehicle teams of the Department of Space and the satellite project team of AST Space Mobile on this outstanding achievement and contribution for the global community. This is our 104th launch from Sriharikota, also the 9th successful mission of LVM-3 launch vehicle, demonstrating its 100% reliability. As all of you may recall, we had the LVM-3 launch just last month, 2nd November 2025. This is also the first time we have a back-to-back mission of LVM-3 within just 52 days. It's a great achievement and a great target achieved as per the vision of our Honorable Prime Minister of India. और आइए अब ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 से जुड़ी हुई तमाम जो खासियतें हैं वो आपके साथ करते हैं साझा। सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसे माना जाता है और इसका सफल प्रक्षेपण आज किया गया। एक ग्लोबल लियो कॉन्स्टलेशन का ये बड़ा हिस्सा है। अगली पीढ़ी के संचार सैटेलाइट के रूप में इसे माना जा रहा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में भी किया। और इस सैटेलाइट में करीबन 223 स्क्वायर मीटर के फेज्ड एरे लगे हुए हैं और ये खासियत इसे संचार माध्यम का सबसे उपयुक्त सैटेलाइट बनाती है। सैटेलाइट में 64 स्क्वायर मीटर का एंटीना भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन करना और आसान। सैटेलाइट के जरिए सीधे मोबाइल फ़ोन पर कनेक्टिविटी अब हो पाएगी। 4G और 5G का नेटवर्क निर्बाध तरीके से तमाम सेवाएं पहुंचा पाएगा अब तक, और सैटेलाइट से इंटरनेट की दुनिया में क्रांति आएगी। ये गेम चेंजर साबित होगा ये जब हम इंटरनेट की दुनिया में कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन को सीधे अब हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जा सकेगा, जिसके लिए किसी टावर की ज़रूरत नहीं है। फाइबर के स्पेस से इंटरनेट कनेक्टिविटी अब सुदृढ़, सुनिश्चित और उपलब्ध हो पाएगी। दूर दराज इलाकों में 4G 5G की सुविधा भी मिल पाएगी।
और 4G 5G की सुविधा जब आपके नेटवर्क पर होती है तो कॉल, मैसेज, तेज़ डाटा ट्रांसफ़र करना संभव हो पाता है और स्मार्टफोन के ज़रिए अंतरिक्ष से सीधी कॉल करना संभव हो पाएगा। और सैटेलाइट के सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद इसरो के चेयरमैन वी नारायणन और वैज्ञानिकों की टीम ने एक मॉडल मीडिया के सामने पेश किया जो LVM-3M6 रॉकेट का मॉडल है। इसी रॉकेट के जरिए ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया और फिर ये सैटेलाइट तय ऑर्बिट में लॉन्च किया गया। तो आज की सबसे बड़ी खबर स्पेस सेक्टर से ही है, जहां भारत और भारत के वैज्ञानिकों ने एक नई उड़ान भरी। इसरो ने आज दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च कर इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री ने इसरो के LVM-3M6 के सफल प्रक्षेपण पर एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सफल LVM-3M6 प्रक्षेपण, जिसने भारत की धरती से अब तक का सबसे भारी उपग्रह अमेरिकी अंतरिक्ष यान ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किया। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक गौरवपूर्ण मील का पत्थर है। ये भारत की भारी भरकम प्रक्षेपण क्षमता को मजबूत करता है और वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण बाजार में हमारी बढ़ती भूमिका को सुदृढ़ भी। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारे प्रयासों का भी प्रतीक है। हमारे मेहनती अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को हार्दिक बधाई। भारत अंतरिक्ष जगत में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वहीं अपने दूसरे एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवाओं की बदौलत हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम अधिक उन्नत, प्रभावशाली है। LVM-3 की विश्वसनीय भारी भार वहन क्षमता के साथ हम गगनयान जैसे भविष्य के मिशन की नींव मजबूत कर रहे हैं, वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं और वैश्विक साझेदारियों को गहरा कर रहे हैं। ये बढ़ी हुई क्षमता और आत्मनिर्भरता में वृद्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छी है। पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया चल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं को सुनवाई के लिए आज से माइक्रो ऑब्जर्वर की ट्रेनिंग शुरू की गई, जो मतदाताओं की समस्याओं को सुनेगी। पहले चरण में कुल 41,18,424 लोगों की सुनवाई की जाएगी। इस प्रक्रिया के संचालन के लिए 4,000 से ज़्यादा ऑब्जर्वर तैनात किए गए। हर सुनवाई के केंद्र पर 11 टेबल लगाए गए, जहां हर दिन 1600 से ज़्यादा लोगों की सुनवाई होगी। आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि सुनवाई पंचायत कार्यालयों या नगर पालिकाओं में नहीं होगी। इसके बजाय ये नगर पालिका और पंचायत क्षेत्रों के स्थित अन्य सरकारी भवन में की जाएगी। इसके अलावा नए साल की शुरुआत में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक बुलाई। चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के बीच ये बैठक 5 जनवरी को होनी है। इस बैठक में राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती और उनके उपयोग को लेकर चर्चा होगी। साथ ही इस बार का चुनाव कितने चरणों में करवाया जाए, इस पर भी विचार विमर्श होने की संभावना है। इस बैठक में राज्य पुलिस के नोडल अधिकारी मौजूद रहेंगे। आपको याद होगा कि हाल ही में निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की। पिछले दिनों इनके दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुए थे। DGCA ने हाल ही में इंडिगो की उड़ानों में हुई गड़बड़ियों की जांच कर रही 4 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा को बढ़ाया। ज्वाइंट डायरेक्टर संजय के ब्रह्माणे की अध्यक्षता वाली इस समिति को पहले 20 सितंबर तक रिपोर्ट सौंपनी थी। समिति ने DGCA से 15 दिन का विस्तार मांगा था। DGCA ने 6 दिन की समय सीमा बढ़ाते हुए 26 दिसंबर तक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। केंद्र शासित प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हाल ही में हुई भारी बर्फबारी को देखते हुए बुधवार को जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई, जिसमें डोडा, गांदरबल, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन जिलों के लिए कम खतरे वाले हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 घंटों के दौरान इन जिलों में 2800 मीटर ऊपर हिमस्खलन होने की संभावना है। लोगों से हिमस्खलन की आशंका वाले इलाकों से बचने और सरकारी सलाह मानने को कहा गया। इस हफ्ते जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से भारी बर्फबारी हुई है। देश के सबसे बड़े हिस्से में सर्दी और कोहरे का सितम जारी है। उत्तर और मध्य भारत के अधिकांश राज्यों में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई। जनजीवन प्रभावित हुआ। पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति देखी गई। आने वाले
दिनों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में 29 दिसंबर तक घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में 25 दिसंबर तक घना कोहरा रहने का अनुमान है। इसके अलावा पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 28 दिसंबर तक कोहरे का असर बना रह सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर सुबह घने कोहरे के बीच गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल की गई। ठंड और कम विजिबिलिटी के बावजूद सशस्त्र बलों के जवान पूरे अनुशासन और उत्साह के साथ अभ्यास में जुटे हैं। कोहरे की चादर में ढका कर्तव्य पथ देश की आन बान और शान के साथ साथ सैन्य तैयारी का नजारा पेश कर रहा है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का है। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका के कई सांसदों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को पत्र लिखकर चेतावनी दी। सांसदों ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को लिखे पत्र में कहा कि अगर फरवरी में होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की भागीदारी पर रोक लगाई गई तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना संभव न होगा। उन्होंने मोहम्मद यूनुस से कहा कि सरकार को सभी राजनीतिक दलों से संवाद कर लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का भरोसा दोबारा कायम करना चाहिए। उन्होंने चिंता जताई कि अगर सरकार राजनीतिक दलों की गतिविधियां निलंबित करती है या फिर विवादित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण को दोबारा शुरू करती है तो चुनाव प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा और कमजोर हो सकता है। इसी से जुड़े एक अन्य मामले में सांसद थॉमस आर सुएजू ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को पत्र लिखकर बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर जानकारी मांगी। उन्होंने हाल ही हिंसक घटनाओं और ईश निंदा कानूनों के दुरुपयोग पर चिंता जताई और कहा कि इन मुद्दों पर उन्हें विस्तार से जानकारी चाहिए। अमेरिका के H-1B वीज़ा कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने वीज़ा जारी करने के लिए अब तक लागू रैंडम लॉटरी प्रणाली को खत्म कर दिया। इसकी जगह ऐसी नई प्रणाली लाई जा रही है जिसमें ज़्यादा कुशल और ज़्यादा वेतन पाने वाले विदेशी पेशेवरों को प्राथमिकता दी जाए। इस फैसले का सीधा असर भारतीय IT और तकनीकी पेशेवरों पर पड़ने की संभावना है जो बड़ी संख्या में H-1B वीज़ा पर अमेरिका में काम करते हैं। नए प्रावधानों के तहत अब वीज़ा चयन पूरी तरह रैंडम नहीं होगा। इसके बजाय एक वेटेड प्रणाली अपनाई जाएगी जिसमें उच्च कौशल, उच्च वेतन वाले आवेदकों को वीज़ा मिलने की संभावना ज़्यादा होगी। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि पुरानी लॉटरी प्रणाली का कई कंपनियां दुरुपयोग कर रही थी और कम वेतन पर विदेशी कामगार लाए जा रहे थे। तुर्की की राजधानी अंकारा से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद लीबिया के सैन्य प्रमुख को ले जा रहा एक निजी जेट विमान कल रात क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान में सवार लीबिया के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद समेत सभी लोगों की मौत हुई। विमान में कुल 5 लोग सवार थे। लीबिया अधिकारियों के मुताबिक विमान में तकनीकी खराबी आई जिसकी वजह से हादसा हुआ। तुर्की के अधिकारियों ने बताया कि फाल्कन
50 बिजनेस जेट का मलबा अंकारा से करीब 70 किलोमीटर दूर हाइमाना जिले के कैसी कावक गांव के पास मिला। लीबिया सरकार हादसे की जांच के लिए एक टीम अंकारा भेजेगी। केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार कानून में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए विकसित भारत जी राम जी की शुरुआत की है और इस नए कानून के अनुसार अब ग्रामीण मजदूरों को 125 दिन की रोजगार गारंटी मिलेगी, जो पहले 100 दिन की थी। साथ ही इसका फोकस केवल अस्थायी मजदूरी पर नहीं बल्कि स्थायी आजीविका पर है। इस बदलाव से ग्रामीण क्षेत्र के गरीब मजदूरों को अब अपने गांव में ही काम करने का मौका मिल सकेगा। उन्हें दूर शहरों में रोजगार की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। यूपी के अम्बेडकर नगर के गाँव में इसका सकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है। रहे अब 125 दिन तब मनरेगा रहा। ये जानित है कि सरकार 100 दिन के रोजी दिए रहा, आज 125 दिन के रोजी हो गया और फायदा हो गया बा। सरकार बढ़िया काम की है बा। पहले था कि हम लोग 100 दिन काम करने के बाद हम लोग बाहर जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब हम पूरा अपना रोजगार इधर ही कर रहे हैं। गांव में रह के प्रधान जी हमारे हैं, श्री कमलेश कुमार गुड्डू प्रधान जी, उनके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी काम करवा रहे हैं अच्छे से। अब हमको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। श्री राम जी नाम से उसको किया गया है और उसमें 100 दिन के बजाय 125 दिन का काम मिलने के वो है, जिससे मजदूर भी प्रोत्साहित हैं और उससे काम भी ज़्यादा होगा। छत्तीसगढ़ के मशहूर कवि, कथाकार और उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल का 88 साल की उम्र में मंगलवार को निधन हुआ। उनके निधन पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया। 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ के राजानंदगांव मिचन में विनोद कुमार शुक्ल ने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को नई संवेदना और नई दृष्टि दी। उनके उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की रहती थी को हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कृतियों में गिना जाता है। उनके योगदान के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी सम्मान से, जैसे जो प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं, उनसे नवाजा गया। विनोद शुक्ल पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। उनका रायपुर एम्स में इलाज चल रहा था। कुछ समय पहले बीमारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ दौरे पर उनसे मुलाकात की थी। बात अयोध्या की, जहां तीर्थयात्रियों को जल्द ही एक और सौगात मिलने वाली है। यहाँ वो एक तरफ राम जन्मभूमि परिसर में शालिग्राम पत्थर की रामलला की मूर्ति का दर्शन कर पाएंगे, तो उन्हें यहाँ स्वर्ण से बने रतन जड़ित राम के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। कर्नाटक से लाई गई सोना, हीरा और अन्य रत्नों से जड़ित ये प्रतिमा संत तुलसीदास के मंदिर के पास स्थापित की जाएगी। इसका अनावरण समारोह वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होगा और इसमें संत महंतों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। ये प्रतिमा बेहद खास है क्योंकि इसका निर्माण दक्षिण भारत की पारंपरिक शिल्पकला से किया गया। इस प्रतिमा का वजन लगभग 5 क्विंटल है। इसकी ऊंचाई 10 फीट जबकि चौड़ाई 8 फीट है। प्रभु यीशु के जन्मदिन की खुशियां मनाने का इंतजार अब खत्म होने वाला है। कल ईसाई समुदाय पूरे धूमधाम से क्रिसमस का त्यौहार मनाएगा। इसे लेकर तैयारियां काफ़ी जोरों शोरों से की जा रही हैं। मुंबई शहर में बांद्रा के माउंट मैरी चर्च को मल्टी कलर लाइट्स के साथ सजाया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली में क्रिसमस और नए साल के पहले शहर में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का लोगो, थीम सॉन्ग और मैस्कॉट मोरवीर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित BR यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम में लॉन्च किया गया। इस मौके पर युवाओं और खेल मामलों के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, ये गेम्स आदिवासी क्षेत्रों से उभरती हुई प्रतिभाओं को एक नई दिशा देने में मदद करेंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 14 फरवरी 2026 से शुरू होंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में 7 प्रतिस्पर्धा खेलों, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, तैराकी और वेट लिफ्टिंग का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 2 प्रदर्शनी खेलों का भी आयोजन होगा जो भारत की पारंपरिक खेलों को प्रदर्शित करेंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन खेल मंत्रालय, भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल संघ और छत्तीसगढ़ राज्य समिति द्वारा किया जा रहा है। हाई शर्मा बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन इस महीने की 27 और 28 तारीख को होगा, जिसको लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। इससे पहले दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टूर्नामेंट का थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, आयोजन समिति के अध्यक्ष श्रीमती रूपम हरीश शर्मा सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। दिल्ली के इंदिरा स्टेडियम में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल टूर्नामेंट में देश भर के 63 पुरुष और 24 महिला टीमें सहित कुल 87 टीमें
खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। चैंपियनशिप 3 बास्केटबॉल कोर्ट पर एक साथ खेली जाएंगी, जो खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए एक्शन से भरपूर अनुभव प्रदान करेंगी। ये फॉर्मेट 3-on-3 का जो है, ये 4 प्लेयर्स खेलते हैं। 10 मिनट की गेम होती है। करीबन हम 80 से 85 टीम्स को एक दिन में खिला सकते हैं। ये है कि बड़े जो टीम होती है 12 प्लेयर्स की, उसमें सब प्लेयर्स को चांस नहीं मिलता कई बार खेलने का, उनको बेंच पे बैठना पड़ता है। जब आपकी टीम ही सिर्फ 4 प्लेयर की और 3 फील्ड में जाएंगे तो आपको श्योर शॉट है कि आपको खेलने का मौका मिलेगा। तो हमारा मनोस्थिति ये है कि जितने ज़्यादा बच्चे फील्ड पे FOP पे खेलेंगे, उतना ज़्यादा उनका प्रमोशन होगी गेम की। 130 से ज़्यादा टीम्स थी एक्चुअली। शॉर्टलिस्ट करते करते शॉर्टलिस्ट हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे करी। तो शॉर्टलिस्ट करके हमने कैप करना था 80 पे, हम कैप नहीं कर पाए, तभी भी हमने 85 टीम्स रखी हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम सबको खिलाना चाहते हैं, हम स्पोर्ट प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास फैसिलिटीज़ इतनी ही कर सकते हैं 2 दिन में कि हम इतनी ही टीम्स को खिला पाएँ, क्योंकि पूरा दिन मैच चलेगा। सो एज ऑर्गेनाइजर्स हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं, एनर्जेटिक हैं। दिल्ली NCR में दिल्ली मेट्रो पिछले 23 साल से लाइफलाइन का काम कर रही है। 2002 में आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कर दिल्ली में आवागमन को सुगम बनाने का काम किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पिछले 11 सालों में दिल्ली मेट्रो तेजी से उसका विस्तारीकरण हुआ। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। 24 दिसंबर 2002 दिल्ली में आवागमन के लिए एक छोटी सी शुरुआत। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल फीता काटा और दिल्ली समेत देश को मिला भविष्य की ओर दौड़ता सपना, दिल्ली मेट्रो। शाहदरा से 30 हजारी तक महज 8.4 किलोमीटर की पटरी और सिर्फ 6 स्टेशन। उस दिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये शुरुआत एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी शहरी परिवहन कहानियों में बदल जाएगी। लेकिन असली रफ्तार, मेट्रो का असली विस्तार पिछले 11 सालों में आया। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली, तब दिल्ली मेट्रो की लंबाई 194 किलोमीटर थी। मेट्रो की 6 लाइनों में करीब 140 स्टेशन थे और आज 2025 में दिल्ली मेट्रो बन चुका है 352 किलोमीटर लंबा विशाल नेटवर्क, जिसमें 257 स्टेशन और 10 रंग बिरंगी लाइनों का जाल है, जो दिल्ली को नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ से जोड़ता है। पिछले 11 साल में दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क जहां 2 गुना हुआ है, वहीं आज औसतन 67 लाख के करीब यात्री हर दिन यात्रा करते हैं। 2013-14 में ये आंकड़ा सिर्फ 22 लाख था। दिल्ली मेट्रो का विस्तार देश के लिए एक उदाहरण बनकर उभरा। आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। 2014 तक सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा थी, आज 21 शहरों में मेट्रो है। ये सभी विकास कार्य विकसित भारत के उस रोडमैप का हिस्सा है, जो आज हर देशवासी के लिए एक मिशन बन चुका है। मोदी सरकार के समय में दिल्ली मेट्रो का फेज 3 विस्तार शुरू हुआ। इस दौरान कई बड़े बदलाव देखने को मिले। साल 2017 में जनकपुरी वेस्ट से बॉटनिकल गार्डन तक मैजेंटा लाइन शुरू की गई। ये भारत की पहली बिना ड्राइवर वाली मेट्रो है। इसके बाद 2018 में मजलिस पार्क से शिव विहार तक पिंक लाइन शुरू हुई। ये 59 किलोमीटर की लंबाई के साथ दिल्ली मेट्रो की सबसे लंबी लाइन है। ग्रे लाइन साल 2019 में शुरू हुई, जो द्वारका से नजफगढ़ तक 4.3 किलोमीटर लंबी है। साल 2021 में इसे ढांसा बस स्टैंड तक बढ़ाया गया। इसके अलावा वायलेट लाइन और रेड लाइन का भी विस्तार हुआ। लेकिन मोदी सरकार की योजना यहीं नहीं रुकी। फेज 4 के तहत 2029 तक 103 किलोमीटर नई लाइनें और 83 नए स्टेशन जोड़े जाएंगे। आज हर कोई ये सुनकर गर्व करता है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क अब भारत में है। 2014 से पहले देश में सिर्फ 250 किलोमीटर ही मेट्रो रूट था। आज देश में मेट्रो रूट
1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का हो गया है। जैसे जैसे दिल्ली मेट्रो 2030 तक 450 किलोमीटर के करीब पहुंच रही है, एक बात साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सिर्फ एक परिवहन व्यवस्था नहीं रही, ये विकसित भारत की धड़कन बन चुकी है, जहां हर स्टेशन प्रगति की कहानी कहता है और हर सफर भविष्य की ओर एक नई छलांग है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।